नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस बार चुनाव जो है सबसे लंबी अवधि की चल रहे हैं, यानी कि चुनाव 44 दिन तक होंगे। 19 अप्रैल से लेकर 2 जून तक फेज वाइज जो है मतदान होते रहेंगे। क्या कारण है इतने लंबे चुनाव क्यों चले, हम आपको यहां बता दें। इससे पहले 1951-52 में सबसे लंबी अवधि जो थी वो चुनावों की थी। 4 महीने चुनाव चले थे। 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक थी। और उसके बाद 1952 के बाद अब लोकसभा चुनाव जो है वो इतनी लंबी अवधि जैसे 44 दिन तक चलेंगे। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि सबसे छोटी अवधि जो है लोकसभा चुनावों की वो 1980 में थी, जो सिर्फ 4 दिनों में पूरी की गई थी। चुनाव इतने लंबे खिंचने उसके बहुत से कारण भी थे। कुछ छुट्टियां आ रही थी, त्योहार आ रहे थे और चुनावों का ऐलान भी 6 दिन देरी से हुआ। चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, नई नियुक्ति हुई और पूरी टीम जब तक नहीं बनती तब तक चुनावों की घोषणा नहीं हो पाती, चुनावों की कार्रवाई नहीं होती। तो ये सबसे लंबे 1951-52 के बाद पहली बार देश के अंदर इतने लंबे चुनाव चल रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा है, हर चीजों से त्योहार बहुत आ रहे हैं, होली है और भी त्योहार है, इसमें उन्हीं की वजह से देरी से चुनाव की घोषणा की गई। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हुआ है। लेकिन 25 अक्टूबर 1951 में तो 21 फरवरी 1952 तक जो चला वो 4 महीने की अवधि थी। ये तो 44 दिन की है। सबसे कम अवधि जैसा मैंने बताया वो 4 दिन की थी 1980 में, और 51-52 की 4 महीने चली थी। वो 4 महीने चली थी ये, और 1980 में 4 दिन चली थी ये। उसके बाद की जो है अब जो है 44 दिन चुनाव पर चलते रहेंगे, मतदान होता रहेगा। 19 तारीख से शुरू हो गया है ये चुनाव का सिलसिला, और हमारे जम्मू कश्मीर में 19 की तारीख की उधमपुर की जो है वहाँ पे चुनाव होंगे, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह खड़े हैं। और लग रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह 21 तारीख को अपने नामांकन पत्र भी भर लेंगे कठुआ में जाकर। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन पर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के संचालन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रशासन जनता को सत्ता सौंपना नहीं चाहता है। मौजूदा सरकार बेताज बादशाह की तरह शासन करना जारी रखना चाहती है। उमर ने सोमवार को अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र के लिए पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत के दौरान ये बातें कही। अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोकसभा चुनावों के साथ साथ चुनाव भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार ने ऐसा झोल किया क्योंकि वे लोगों को दोबारा सत्ता नहीं सौंपना चाहती। वे बेताज बादशाह की तरह शासन कर रहे हैं। इससे पहले यहां दक्षिण कश्मीर जिले के दमहाल हांजीपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेका नेता ने कहा कि नौकरशाहों ने सुरक्षा समिति का हवाला देते हुए विधानसभा चुनाव कराने में बाधाएं डाली। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा सरकार कहती है कि हालात सामान्य है, लेकिन विधानसभा चुनाव कराए जाने पर असुरक्षा का माहौल बन जाता है। उन्होंने कहा कि उमर अगर बंदूकों का खतरा नहीं है तो सरकार को ज्यादा सुरक्षा तैनाती की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत नहीं है तो आपको चुनाव कराने चाहिए थे। वास्तविकता ये है कि वे खराब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग को इस साल सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर की समय सीमा से पहले विधानसभा चुनाव करवाने होंगे, जो शीर्ष अदालत में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद अपना आदेश पारित करते समय दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि समय सीमा से पहले चुनाव होंगे। ईवीएम के बारे में विपक्षी दलों की शिकायत पर टिप्पणी करते हुए पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि भले ही वह चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ शिकायतें करें, फिर भी उनका इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ईसीआई फिर से कागजी मतपत्रों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमें अपने एजेंटों को सतर्क रखना होगा और उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देनी होगी। सीएए पर एक सवाल के जवाब में नेका नेता ने कहा कि सीएए सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है,
बल्कि कई अन्य अल्पसंख्यक भी हैं जिन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की पुरानी आदत है कि वे अपना तरीका नहीं सुधारेंगे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की स्थिति के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गठबंधन कायम है, इसकी स्थिति का क्या हुआ? हम अपनी अलग-अलग पार्टियां चलाते हैं। हमने एक साथ और व्यक्तिगत रूप से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूं। क्या इसका मतलब ये है कि कोई पीएजीडी नहीं है? ये कायम है और वे 1 या 2 दिन में मिलेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी के गुज्जर नेता मियां अल्ताफ अहमद निर्वाचन क्षेत्र के लिए नेका के उम्मीदवार होंगे, अब्दुल्ला ने कहा कि वे उचित समय पर उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। अल्ताफ को जब भी पार्टी में बुलाया गया वह शामिल हुए। वह हमारी पार्टी के सहयोगी और हमारे कार्यक्रमों में शामिल होना उनके लिए कोई नई बात नहीं है और वह ऐसा करना जारी रखेंगे। नेका उपाध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर में संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन करने का भाजपा का मकसद बांटो और राज करो। उन्होंने ये भी कहा कि परिसीमन उसी तरह से किया गया जैसे अंग्रेजों ने किया था, बांटो और राज करो। वह यहाँ किया जा रहा है, वही बात यहीं पर दोहराई जा रही है। कश्मीर को जम्मू से, हिंदुओं को मुसलमानों से, गुजरों को पहाड़ियों से लड़ाया जा रहा है। उद्देश्य दक्षिण कश्मीर पर सफलता हासिल करना है। लोग मूर्ख नहीं हैं, वे देश के बाकी हिस्सों में भाजपा के दृष्टिकोण को जानते हैं। चुनावी बांड विवाद पर उन्होंने कहा कि यहाँ भाजपा को लगभग 6,900 करोड़ रुपए की भारी राशि का भुगतान किया गया, वहीं उनकी पार्टी को केवल 50 लाख रुपए मिले। उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र ने हमें पार्टी चलाने के लिए 50 लाख रुपए का बॉन्ड दिया। ये 50 लाख रुपए बनाम 6,900 करोड़ रुपए हैं। इसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन केवल उन लोगों को पैसे का उपयोग करने की जरूरत है जिनके पास लोगों का समर्थन नहीं है। 50 लाख रुपए की राशि हमारे लिए पर्याप्त है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग एनसी के साथ हैं। मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा ना, हम सही मौके पे अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे और हमारा कैंडिडेट अपना काम शुरू कर लेगा। बाकी रही बात तंजीम की, हम अपना कैंपेन का दौर जो है आज से शुरू कर रहे हैं। अब हम चाहते थे कि दोनों इलेक्शन एक साथ हो, नहीं हुआ। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको सैबोटाज किया क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ पे इख्तिदार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में हो। बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक 30 सितंबर से पहले इनको यहाँ इलेक्शन मुकम्मल करने होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वाज़िया तौर ये कहा है कि वक्त से पहले जो है, वक्त की सीमा से पहले यहाँ इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह लोगों की अपनी हुकूमत बनेगी। पीएचडी स्टैंड करता है, क्यों नहीं करता है? पीएचडी के स्टेटस को क्या हुआ? अभी तारिगामी साहब ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ना, वहाँ पे और कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। तो देखिए ना, हम अलग अलग अपनी पार्टी जो है चलाते हैं। तारिगामी साहब ने कभी अपनी जमात बंद की? हमने इतने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, आज मैं अकेले आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि पीएचडी है? नहीं है जनाब, कल परसों उनकी मीटिंग भी होगी और आप देख लेंगे। सोनम वांगचुक के आह्वान पर रविवार को देश भर में लोगों ने क्लाइमेट फास्ट के 12वें दिन हिस्सा लेकर लद्दाख वासियों के प्रति एकजुटता दिखाई। लेह में उनके साथ हजारों लोग भी अनशन पर बैठे और अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने के संकल्प को मजबूत किया। लेह अपेक्स वाडी के नेता थुप्सकांग शेवांग ने भी सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस बीच कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सोनम वांगचुक के समर्थन में 20 मार्च को आधे दिन का बंद रखेंगे और एक रैली भी निकाली जाएगी। इस मौके पर वांगचुक ने जरूरत पड़ने पर 21 दिन के उपवास को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने समर्थन करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेता। उनकी मांगों में लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत मूल निवासियों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं। ये पहला मौका है जब मार्च में कड़ाके की ठंड में दिन भर बिना खाए पिए तोद घाटी के
क्वारिंग के ग्रामीण अनशन पर बैठे। लद्दाख के सोनम वांगचुक ने 6 मार्च से पर्यावरण को विनाशकारी विकास से बचाने के लिए अनशन आरंभ किया है। लद्दाख में चल रहे आंदोलन के समर्थन में क्वारिंग के ग्रामीणों ने जलवायु उपवास रखा। समाज सेवक एवं पूर्ण जिला परिषद सदस्य रिंगजांग समफेल ने कहा कि पर्यावरण संतुलन, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, प्रदेश को संविधान की छठी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक ने 6 मार्च से लद्दाख में आमरण अनशन शुरू किया है। उन्हें लद्दाख समेत देश भर के लोगों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में लाहौल के क्वारिंग गांव में एकत्रित होकर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जलवायु उपवास रखकर लद्दाख में चल रहे आंदोलन का समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र पर परोक्ष हमला करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्षी गुट इंडिया की सरकार बनने के बाद चुनाव आयोग स्वतंत्र हो जाएगा। मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नेका प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोलते हुए नेका नेता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चोर करार देते हुए लोगों से कागज की जांच करने और अपने वोट को सत्यापित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पहली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर में समाप्त हुई। कश्मीर में बर्फबारी हो रही थी और कई सदस्यों ने अपने जीवन में कभी बर्फ नहीं देखी थी। ये हमारा भारत है। आपको अपने वोटों की रक्षा करनी है क्योंकि मशीन एक चोर है। जब आप अपना वोट डालें तो कागज की जांच करें और अपना वोट स्थापित करें। जब इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा तो ये मशीन खत्म हो जाएगी। दूसरा, चुनाव आयोग भी स्वतंत्र हो जाएगा। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा के लोग राहुल गांधी के नाम पर गांधी से डरते हैं। मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान बदलने के लिए 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीतने की बात करती है। This is something strange talk coming from the election commission. I feel sad. I think they should rethink. They are disheartening the people of the state. So Prime Minister saying दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करनी है। आज ये मौका था उस दूरी को दूर करने का, यहाँ लोगों को हक देने का कि वो अपना वोट डाल सके। Sir, also you are the member of parliament from Srinagar. Today, 3 parliamentary constituencies of particularly Kashmir have been announced. How confident does the National Conference feel on winning them? Inshallah, very confident. Inshallah, we will win these 3 constituencies. Thank you so much. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि महिला उद्यमी जम्मू कश्मीर के भविष्य को आकार दे रही हैं। महिला उद्यमियों की उत्कृष्टता और कड़ी मेहनत के कारण आईटी, एमएसएमई, सेवा क्षेत्र, कृषि आधारित उद्योग और हस्तशिल्प में असाधारण उपलब्धियां देख रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में महिला उद्यमिता नारी शक्ति को जमीनी स्तर पर बदलाव को बढ़ावा देने में सक्षम बना रही है। उन्होंने रविवार को वुमेन कॉन्क्लेव 2024 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति के नए जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए यूटी प्रशासन प्रतिबद्ध है। हमारी नारी शक्ति हर क्षेत्र में नया इतिहास लिख रही है। शिक्षा से लेकर खेल तक, शिल्प से लेकर स्टार्टअप तक हमारी बेटियां एक उदाहरण बनाकर आगे बढ़ रही हैं और अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों से दूसरों को प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा महिलाओं के कौशल और उन्नयन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करना है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की प्रबल दावेदार है। सरकार बनते ही हम जम्मू को उसी राह पर लेकर जाएंगे जैसा मैंने अपने कार्यकाल में किया था। रविवार को आज़ाद पार्टी ने जम्मू में के हरि सिंह पार्क में जनसभा को संबोधित किया। इसमें आज़ाद मुख्य रूप से पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब जम्मू में पूरा जम्मू कश्मीर बसता है। देश में ऐसा मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में भी नहीं है जहां 22 जिलों के लोग घर बनाकर रह रहे हों। इसलिए यहाँ अब बिजली, पानी, सड़कों समेत अन्य सुविधाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। इससे निपटने के लिए एक ही तरीका है कि अखनूर के चिनाब दरिया से जम्मू में पानी पहुंचे। इसके लिए एक अलग से छोटी नहर बनाकर पानी लाया जाए जो शहर के लोगों को सप्लाई हो। सिर्फ तवी नदी के पानी से काम नहीं चलेगा। आज़ाद ने अपने कार्यकाल में उन सब उपलब्धियां भी गिनवाई।
उन्होंने कहा कि उन्हीं के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर को 5 मेडिकल कॉलेज मिले। नए जिले उन्हीं की देन है। जम्मू में कृत्रिम झील उन्हीं का प्रोजेक्ट है। हाँ, वह जम्मू कश्मीर में 4 लेन 6 लेन जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए पीएम की प्रशंसा करते हैं। जनसभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आरएस चीफ ताज मोहिउद्दीन, जीएस सरूरी, गारू चौधरी, महासचिव हीरालाल अब्रोल समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आज़ाद ने कहा कि हमारी पार्टी लोकसभा में भी जगह बनाएगी। नाम लिए बिना आज़ाद ने पूर्व के सांसदों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सांसद का मतलब है कि संसद में जाकर बोले, अपने क्षेत्र अपने प्रदेश की समस्याओं को उठाए। हमने ऐसे सांसद भी देखे हैं जो 20 वर्ष से हैं लेकिन कभी बोले नहीं। लिहाजा संसद में सांसद चुनकर भेजें, ना कि कोई मूक दर्शक भेजें। पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने कहा कि पुलिस जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद के खात्मे के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। ये बातें उन्होंने रविवार को जम्मू संभाग के डोडा जिले में आयोजित लोक शिकायत निवारण कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता में कही। साथ ही उन्होंने कहा कि एसपीओ की चिंताओं पर मंथन जारी है, हर लाभ के वे हकदार हैं। स्वैन ने कहा कि आतंकवाद के खात्मे के लिए रणनीति और रोड मैप बहुत स्पष्ट है और पुलिस व सुरक्षा बल इसमें सक्षम है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा निश्चित है, लेकिन इसे तेजी से जड़ से खत्म किया जाना जाएगा। आगामी लोकसभा चुनावों में सुरक्षा पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव के साथ ही मतदाताओं, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के एजेंटों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना पुलिस की जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनाव के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए मौजूदा बलों के अलावा अतिरिक्त जवानों की प्रदेश में तैनाती की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ की चिंताओं पर पहले से ही विचार किया जा रहा है। हमारा मानना है कि उन्हें हर वह लाभ दिया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। उन्हें अच्छा पारिश्रमिक प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे कि जो लोग परिचालन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं उन्हें अच्छा लाभ दिया जाना चाहिए। राजौरी जम्मू हाईवे पर स्थित मुरादपुर और बथूनी में शनिवार देर रात संदिग्ध धमाकों के बाद रविवार को भी सुरक्षा बल छानबीन में जुटे रहे। इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान प्लास्टिक और लोहे के कुछ पार्ट्स बरामद किए गए। सूत्रों के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि बरामद पार्ट्स स्टन ग्रेनेड के हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में पुलिस ने अभी तक कुछ बताने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। आशंका है कि किसी ने दहशत फैलाने के लिए स्टन ग्रेनेड का प्रयोग किया है। ऐसा किसने किया और स्टन ग्रेनेड कहां से आए, इसकी जांच की जा रही है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि स्टन ग्रेनेड को फ्लैश ग्रेनेड, फ्लैश बैग, थंडर फ्लैश या ध्वनि बम के रूप में भी जाना जाता है। ये कम घातक विस्फोटक उपकरण है जिसका उपयोग दुश्मन की इंद्रियों को अस्थायी रूप से विचलित करने के लिए किया जाता है। स्टन ग्रेनेड तेज प्रकाश और धमाका करता है। इसका उपयोग नज़दीकी लड़ाई, दरवाज़ा तोड़ने, दंगा नियंत्रण और दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। वहीं सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान देर शाम तक जारी था। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी इलाके का दौरा कर जाँच कर रहे हैं। मुरादापुर के पूर्व सरपंच रंजीता तारा ने बताया कि धमाके से क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार ने परिचालन तैयारियों और सीमा बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा करने के लिए लद्दाख के सुपर हाई अल्टीट्यूड एरिया में तैनात संरचनाओं का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान जवानों के साथ बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। उत्तरी सेना कमांडर ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में परिचालन प्रभावशीलता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए भारतीय सेना और आईटीबीपी के प्रयासों की सराहना की। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।